Hello friends, welcome to our YouTube channel Study SHB Official. This is Saddam Bali. How are you friends? I hope you are doing well. तो फ्रेंड्स जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ इसमें बात करूँगा 2014 में जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर JKSB तरफ से कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, तो उसको मैं आज चालू करूँगा। फ्रेंड्स इसमें जो 2014 में 180 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, तो इसमें मैं 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करूँगा। जो आज पहला पार्ट लेके आया हूँ और अपकमिंग वीडियोस में सेकंड और थर्ड पार्ट जो रिस्पेक्टिवली आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए स्टडी SHB ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ ये जो आज की वीडियो है, ये जो पेपर सॉल्व आपके सामने करूँगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। आपको जो JKSB अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो फ्रेंड्स पहला पार्ट है और हर पार्ट के जो क्वेश्चन के सामने 4 पार्ट होंगे। मैं एक जो राइट आंसर होगा उसी को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर पार्ट्स को एक्सप्लेन ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हर जो ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन दूँ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हर पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो फ्रेंड्स जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल होमोनियम फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। तो होमोनियम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम हो। तो हमने जो ऑप्शन है, जो पहला जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक को ठीक करना है। द सेलिब्रिटी ट्राइड नॉट टू बी टू एंड मूव्ड स्लोली अवे फ्रॉम द क्राउड। कहता है सेलिब्रिटी ने कोशिश की नॉट टू बी, नहीं होने की, क्या डैश डैश, एंड मूव स्लोली अवे फ्रॉम द क्राउड, और क्राउड से मूव हुआ और चला गया, रास्ता से मूव किया और चला गया वहाँ से। तो नॉट टू बी टू, नहीं होने की, क्या नहीं, कॉन्स्पिशियस यानी जाहिर होने की कोशिश नहीं की, अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं की, वहाँ से चला गया। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर आएगा जो पार्ट सी है, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब है जो इजी से दिख जाए, तो उसने क्या किया, दिखने की, अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पार्ट है, अंटोनियम ऑफ फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस होता है खुशबू, और इसका जो अपोनेंट है, जो अंटोनियम्स होगा, ये होगा स्टिंक। स्टिंक होता है बदबू। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पार्ट बी यानी स्टिंक। फ्रेगनेंस क्या होता है, खुशबू, और इसका अंटोनियम क्या होगा, स्टिंक। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, अंटोनियम ऑफ पोम्पोस। पोम्पोस का अंटोनियम क्या है? तो पोम्पोस होता है जो एरोगेंट पर्सन होता है, यानी प्राउडी टाइप का जो पर्सन होता है। तो इसका जो अंटोनिम होगा, हम्बल, जो हलीम पर्सन, जो नरम दिल हो, हम्बल काइंड पर्सन, तो हम्बल आएगा इसका आंसर। जो नेक्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। यानी जो नीचे क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ही सैड, उसने कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, यानी मैं अपनी रेपुटेशन खो चुका हूँ। तो यह ये सेंटेंस जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सैड यहाँ अपनी सौरों को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसने कहा मैं अपनी रेपुटेशन खो चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखें, ही सैड, तो ही एक्सक्लेम्ड, तो ठीक है, इसमें भी है एक्सक्लेम्ड, इसमें भी एक्सक्लेम्ड। आगे देखते हैं, आई हैव लॉस्ट, उसने क्या अपनी रेपुटेशन खो चुका, आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, मैं अपनी रेपुटेशन खो चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखें तो बी पार्ट है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसने बड़े सैड होके एक्सक्लेम किया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज, वो अपने रेपुटेशन खो चुका था। दैट ही हैड, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब होगा दैट यहाँ पे लगेगा, ही हैड। आई हैव लॉस्ट किस में होगा, ही हैड लॉस्ट, क्योंकि प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, ये आपको पता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ही हैड लॉस्ट हिज रेपुटेशन, वो अपनी रेपुटेशन खो चुका है। तो ऑप्शन बी जो है फोर्थ का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फिफ्थ है, आइडेंटिफाइड द एप्रोप्रिएट क्लास दैट मेक्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कहता है एप्रोप्रिएट क्लास को आइडेंटिफाई करो जो सेंटेंस नीचे दिए ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने। द सिटी इज़ मोर डेवलप्ड, सिटी तरक्की याफ्ता, द सिटी इज़ मोर डेवलप्ड, सिटी बहुत तरक्की याफ्ता, देन इट फॉर्मली वाज, तो इसका राइट आंसर है देन, पहले से तरक्की याफ्ता है। द सिटी इज़ मोर डेवलप्ड, सिटी जो शहर है तरक्की याफ्ता है, देन इट फॉर्मली वाज, पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा है बी पार्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। कहता है सेंटेंस को कंप्लीट किया है, जो सुइटेबल वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, उसको हमने ऑप्शन में से एक से करना है। तो रीड द स्पीच अंटिल यू परफेक्ट इट। रीड द स्पीच अंटिल यू परफेक्ट इट। स्पीच को रीड करो जब तक आप परफेक्ट करते। ओवर एंड ओवर, बार बार, जो यहाँ पे जो राइट आंसर है ओवर एंड ओवर। रीड स्पीच ओवर एंड ओवर अंटिल यू परफेक्ट इट। स्पीच को बार बार पढ़ो जब तक आप परफेक्ट करते हैं। तो यहाँ के क्या ऑप्शन आएगा, ओवर एंड ओवर, यानी बार बार। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट क्लास दैट मेक्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी एप्रोप्रिएट क्लास हमने आइडेंटिफाई करना है ताकि क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो वाज ऑब्वियस फ्रॉम द वे ही स्पोक। कहता है उसकी स्पीच से, उसने जो बोला उससे साफ जाहिर था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 7 का क्या आएगा करेक्ट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे डी पार्ट है, दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल। दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल, कि उसकी बोलने से साफ जाहिर था कि उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। तो दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल, वो अच्छे से तैयार नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी पार्ट है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे सुइटेबल वर्ड्स से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आ वारंटी फ्रॉम कंपनी डज नॉट कवर द यूजुअल डैश डैश ऑफ लॉन्ग यूज़। कहता है आ वारंटी फ्रॉम कंपनी, जो कंपनी की तरफ से वारंटी होती है वो कवर नहीं करती, क्या नहीं, ये लंबी ड्यूरेशन के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो वारंटी के लिए चीज़ें कवर नहीं करती। कौन सी, वियर एंड टीयर। वियर टीयर जो है, जो वियर टीयर के लिए कंपनी यूज़ यानी वारंटी नहीं कवर नहीं होती। वियर टीयर क्या होता है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया, तो वियर टीयर का मतलब है जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया उसके कुछ टाइम के बाद उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है रिड्यूस हो जाती है, तो इसकी गारंटी कंपनी नहीं देती है। तो वियर एंड टीयर इसमें ऑप्शन जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, द मैजिशियन टुक पिटी डैश डैश, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन डैश डैश मोस एंड टर्न इट इनटू कैट। तो यहाँ पे मैजिशियन टुक पिटी ऑन, किस पे, ऑन द माउस। जो पार्ट यहाँ पे राइट आंसर आ गया ऑन द माउस। इस पे मैजिशियन को उस माउस पे, चूहे पे क्या हुआ, तरस आया। एंड टर्न इनटू कैट, उसने इसको किस में टर्न कर तब्दील कर दिया, कैट में। अ कैट टर्न इनटू कैट। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रेज। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेज का इस्तेमाल करना है जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ही डज नॉट वांट टू antagonize either of his friends by siding with one of them. He prefers to dash dash। कहता है he does not want to antagonize either of his friends। कहता है वो नहीं चाहता है कि अपने किसी दोस्त को मुखालफ करे by siding with one of them, किसी एक को साइडिंग करने के, मतलब वो नहीं चाहता है। he does not want to antagonize either of his friends, वो नहीं चाहता अपने किसी भी दोस्त को वो मुखालफ करे by siding with one of them, किसी भी एक में से साइडिंग करने के बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा, he prefers to sit on the fence। वो पसंद करता है कि फेंस पे सिट करे, sit on the fence। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, sit on fence। नेक्स्ट जो पार्ट है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द राइट अंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। तो कहता है इसके लिए जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए अंटोनिम आपको पता है अपोजिट वर्ड होता है। इसके लिए जैसे पेंसिली है, पेंसिली, तो दैट मीन्स पेंसिली क्या होता है, इसका अपोनेंट वर्ड। जैसे द वुमन ग्लांस्ड पेंसिली एट द मनी शी रिसीव्ड थिंकिंग ऑफ ऑल थिंग्स शी कुड बाय। तो पेंसिली का मतलब हो उसने क्या किया, फिक्रमंदी से। तो इसका जो राइट वर्ड होगा थॉटलेसली। इसका अपोनेंट पेंसिली होता है मतलब फिक्रमंदी से, मतलब उसने उसकी जो उसे पैसा, द वुमन ग्लांस्ड एट पेंसिली द मनी शी, उसी को पैसा जो मिला था उस पर उसने क्या किया, देखा पेंसिली फिक्रमंदी से। तो पेंसिली का अपोजिट क्या होगा, थॉटलेसली, मतलब बगैर सोचे समझे। यहाँ पेंसिली में सोच समझे, फिक्र क्या की, तो यहाँ अपोजिट इसका होगा थॉटलेसली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट रिपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो यहाँ जो कौन सी जो है राइट आंसर है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच नीचे दी गई है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच करेक्ट है। आई सेड टू ए डू यू सी व्हाट आई मीन, यानी कि 12th जो क्वेश्चन है, आई सेड टू ए
आई सेड टू ए, डू यू सी व्हाट आई मीन? तो यहाँ पे आई सेड टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो आई सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क में। आई आस्क्ड ए, डू यू सी व्हाट आई मीन? तुमने देखा मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है? तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा डी पार्ट है। आई आस्क ए इफ़ शी सा व्हाट आई मीन, क्या उसने देखा? तो यहाँ पे शी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ मेंशन नहीं है प्रोनाउन ही या शी है, तो शी है यहाँ पे, सभी में शी है। तो यहाँ पे आई आस्क ए इफ़ शी सा व्हाट आई मीन, यहाँ कह रहा है कि मैंने पूछा इफ़ शी सा व्हाट आई मीन, क्या उसने देखा मेरा क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी पार्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, तो यहाँ पे करेक्ट प्रोपोजिशन का यूज़ करना है। द लेडी डिसाइडेड टू गो बैक, द लेडी डिसाइडेड टू गो बैक हर अनफिनिश्ड लंच, तो लेडी ने फैसला किया वापस, बैक डायरेक्शन की, बैक है यहाँ पे, डायरेक्शन है वापस जाने का, हर अनफिनिश्ड लंच यानी कि उसका जो नामुकम्मल लंच था उसकी तरफ वापस जाने का फैसला किया। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए टू, यहाँ पे टू का इस्तेमाल है, टू। तो यहाँ पे क्या, द लेडी डिसाइड टू गो बैक टू हर अनफिनिश्ड लंच, अनफिनिश्ड लंच यानी कि लेडी ने फैसला किया वापस जाने का अपने अनफिनिश्ड लंच के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 13 का क्या है, ए पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या कि करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा? ही वॉज बिसाइड विथ रैग ऑन कमिंग टू नो दैट ही हैड बीन चैटेड, ही वॉज बिसाइड, तो यहाँ पे क्या है, ही वॉज बिसाइड डैश डैट विद रैग ऑन कमिंग टू नो दैट ही हैड बीन चैटेड, वो ही वॉज बिसाइड, वो अपने साथ जो था, अपने खुद से, विद रैग ऑन कमिंग टू नो, गुस्से में था, कमिंग टू नो जान के, हैड बीन उसे धोखा दिया गया। ही वॉज बिसाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड अपने आप के साथ, तो हिम सेल्फ इज करेक्ट आंसर। ही वॉज बिसाइड हिम सेल्फ, वो अपने साथ गुस्से में था ये जान के कि उसे धोखा दिया जा चुका था, दिया, ही हैड बीन चीटेड, धोखा दिया जा चुका था उसे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हिम सेल्फ। तो नेक्स्ट फ्रेंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल मॉडल, तो यहाँ पे सुटेबल मॉडल हमने यूज़ करना है। द वॉचमैन ऑफ द पार्क टोल्ड द पुअर मैन, कहता है कि जो पार्क का वॉचमैन था उसने पूरा आदमी को कहा यू नॉट स्लीप हियर, तो यहाँ पे क्या है, अलो नहीं किया गया है, तो अलो के लिए यहाँ पे सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैन मॉडल, तो यू कैन नॉट स्लीप हियर, आप यहाँ सो नहीं सकते, तो अलो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कैन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, तो कंप्लीट करना है हमें सेंटेंस को जो वर्ड्स दिए गए ऑप्शंस में। तो लेट्स सी क्या है, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट शुड फंक्शन एज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ डैश डैश टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, जब कहता है जो अपोजिशन पार्लियामेंट में होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शुड फंक्शन एज इफेक्टिव सिस्टम ऑफ, कहता है उन्हें इस तरह से काम करना चाहिए ताकि एक अच्छी हुकूमत, गुड गवर्नेंस, अच्छी हुकूमत चले। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए उनको, क्या काम करना है, चेक एंड बैलेंस काम करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस, एज ए चेक एंड बैलेंस उन्हें पार्लियामेंट अपोजिशन तो में काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब चेक एंड बैलेंस सिस्टम रहेगा तो गुड गवर्नेंस चलेगी कंट्री के अंदर। तो यहाँ राइट आंसर चेक एंड बैलेंस है। नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोपोजिशन, तो यहाँ हमने क्या करना है, करेक्ट प्रोपोजिशन का यूज़ करना है। शी स्कॉफ्ड ही इज सेल्फ प्रोफेस्ड ग्रेट इनोवेशन, क्या किया उसने, स्कॉफ्ट मीन्स ताना दिया उसने, ही सेल्फ प्रोफेस्ड ग्रेट इनोवेशन, जो अपनी उसने खुद से ईजाद की थी उस पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो शी स्कॉफ्ड एट हीज सेल्फ प्रोपोस्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एट प्रोपोजिशन कौन सी यूज़ होगी, एट, क्योंकि उसने अपने आप पर ताना किया जो उसने इनोवेशन की, सेल्फ प्रोपोस्ड ग्रेट इनोवेशन जो खुद से उसने ईजाद की उस पर उसने ताना किया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है 18 क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। थिंग्स आर बेटर लेफ्ट हैंड साइड, थिंग्स आर बेटर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मतलब है, मतलब कि अगर हम कभी कुछ न कहें तो ज़्यादा बेहतर है, साइलेंस ही कभी बेहतर है, यानी यहाँ के कहने का मतलब है बोलने से पहले सोचना चाहिए, यानी कि कभी कभार क्या है, साइलेंस ही बेहतर है। थिंग्स आर बेटर लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम ना कहेंगे कभी कभार तो सही है। तो यहाँ पे थिंग्स है, थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ये
जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है, जीरो आर्टिकल का यूज़ होता है। अनकाउंट थिंग्स क्या है, ये हम नहीं बता सकते कितनी थिंग्स हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डी पार्ट, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट अंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। हमने अंटोनिम जो निम्बल है, तो दैट मीन्स निम्बल माइंड। निम्बल माइंड का मतलब है जो बहुत एक्टिव माइंड होता है, तेज़ माइंड होता है। तो इसका जो अपोनेंट वर्ड आएगा, जो मतलब कि जो एक्टिव नहीं होता है उसको क्लमसी कहते हैं। जो मतलब कि जो वो पर्सन जो एक्टिव नहीं होता है, जो माइंड जिसका माइंड एक्टिव नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लमसी, ऑकवर्ड जिसको कहा जाता है, मतलब इसको क्लमसी कहते हैं। क्लमसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। कहता है जो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द क्वेश्चन, जो गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसकी कौन सी करेक्ट जो है रिपोर्ट स्पीच है। शी सेड टू डॉटर, शी सेड टू डॉटर, हर डॉटर, डू नॉट वरी एवरीथिंग शैल बी फाइन। उसने अपनी बेटी से कहा। तो ये कौन से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो। तो शी सेड टू हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, डोंट वरी एवरीथिंग शैल बी फाइन, कि परेशानी हो, हर सब कुछ अच्छा होगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे डी पार्ट है, शी कम्फर्टेड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी को तसल्ली दी, टेलिंग, ये कहने से, हर नॉट टू वरी एवरीथिंग वुड बी फाइन, तो वुड बी फाइन, तो यहाँ जो शैल होगा वुड में इस्तेमाल होगा, क्योंकि वुड में इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि वुड जो है पोलाइट फॉर्म प्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे वुड इस्तेमाल होगा। तो शी कम्फर्टेड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी को तसल्ली दी, ये कहकर कि परेशानी हो, सब अच्छा होगा। तो ये डी पार्ट जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस करेक्ट रिपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट। यहाँ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसका रिपोर्ट करेक्ट कौन सा है। द रिपोर्टर सेड, यानी कि जो 21 क्वेश्चन पूछा गया है, द रिपोर्टर सेड दिस इज इंटीड अ ग्रेट ट्रेजिडी। रिपोर्टर ने कहा वाकई में ये क्या है, बड़ा भयानक ट्रेजिडी है। तो यहाँ पे जो द रिपोर्टर सेड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पार्ट डी है, द रिपोर्टर सेड दैट। तो यहाँ पे देखो, एक तो रिपोर्टर दैट दो यूज़ हुई, यहाँ पे ध्यान देना है अपने, दैट दो यूज़ हुई, रिपोर्टर सेड, एक तो रिपोर्टर वर्ब के साथ दैट लगता है, और दिस जो है दैट में इस्तेमाल होगा, और ये जो इज़ है वाज में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये प्रेजेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में टेंस चेंज होता है, तो यहाँ पे इज़ किस में, वाज में होगा, और दिस दैट में। द रिपोर्टर सेड दैट वाज इंडीड अ ग्रेट ट्रेजेडी, एक दैट जो रिपोर्ट वर्ब के साथ, और एक दैट जो दिस का चेंज हुआ, तो रिपोर्ट सेड दैट वाज इंडीड अ ग्रेट, की वाकई में ग्रेट ट्रेजेडी थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनटू कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट पैराग्राफ में सेंसिबल पैराग्राफ, ताकि सेंटेंस जो है राइट सेंसिबल सेंस बन सके। तो इसमें 4 पार्ट है। देन आई मेट PQR इन 97 वेल आई वॉज शूटिंग द फिल्म रन टू डिलेक्सो इन माउंटो एंड आई थॉट नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखो देन आई मेट, तो अगर हम पहला यहाँ से सेकंड पार्ट पहले लें, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ इट इज़ फॉर वुमेन फॉर अदर गाइज, हाउ इट इज़ फॉर वुमेन और फॉर अदर गाइज, ये कैसा है वुमेन या गाइज के लिए, दूसरे गाइज लड़कों के लिए। बट व्हेन आई वाज यंग एंड इन माई 20s, लेकिन जब मैं जवान था, मेरी 20 में था, 20 की एज में था, आई हैड फियर ऑफ मैरिज, मुझे क्या था, मुझे शादी का डर था। देखो पहला अगर ये लेंगे तो यहाँ सेंस मर रहा है, उसके बाद फोर्थ देखो यहाँ पे, उसके बाद आई थॉट इट वाज अ ग्रैंड स्टेप टुवर्ड्स डेथ, मैंने सोचा ये बहुत बड़ा स्टेप है डेथ की तरफ। तो ये अब ये दूसरा और फोर्थ लेंगे, सेंटेंस बन रहा है अब यहाँ पे। देखो आई डू नॉट नो हाउ इट इज़ फॉर वुमेन और फॉर अदर गर्ल्स, बट व्हेन आई वाज यंग एंड इन माई 20s आई हैड फियर ऑफ मैरिज, आई थॉट इट वाज अ ग्रैंड स्टेप टुवर्ड्स डेथ। तो मैंने सोचा कि ये मौत की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। तो यहाँ पे सेंटेंस सेंस दे रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देन है, देन के बजाय हम सो लगाएंगे, सो आई डिड एवरीथिंग इन माई प्रॉपर पावर टू रेसिस्ट इट, द आइडिया वॉज फ्राइटिंग टू मी एंड मैन। तो मैंने हर कोशिश की, अपनी पावर को इस्तेमाल किया इसको रोकने की, जो उस आइडिया को जो मुझे खौफजदा बना रहा था। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है मैंने कौन सा, दूसरा, फिर उसके बाद फोर्थ सेंस बना रहा है, सो आई डिड, तीसरा भी सेंस बना रहा है, और उसके बाद
लास्ट तो 1 ही बचता है। देन आई मेट PQR, और तब 1974 में PR को मिला। वाइल आई वॉज शूटिंग द फिल्म रेंचो डिलेक्सो, मैं फिल्म रेंचो डिलेक्सो शूट कर रहा था मोन्टाना में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स पार्ट बी जो है राइट आंसर है, क्योंकि पहले हम दूसरे को लेंगे सेंटेंस को, उसके बाद फोर्थ को लेंगे, उसके बाद थर्ड को लेंगे, उसके बाद वन को, तो राइट आंसर जो है पार्ट बी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स साइन ऑफ लिक्शियस, तो साइन ऑफ, ये क्या है फ्रेंड्स, साइन ऑफ लिक्शियस, तो लिक्शियस होता है मतलब कि जो बातें करता है, तो जो बातें करता है, तो टॉकेटिव इसका जो है सनेम्स है। लिक्शियस का मतलब जो बातें करता है, तो टॉकेटिव इसका सनेम्स है, साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स होता है वो अल्फाज जिनके सेम माने हो। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल, तो यहाँ पे एक मॉडल का इस्तेमाल करना जो सही होगा। कंप्लीट सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल, तो यहाँ पे बिल डैश एवरी डे व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, हर दिन। हैड रन, तो 24 का जो आंसर क्या, 24 का जो राइट आंसर है क्या है, हैड रन। बिल हैड रन एवरी डे, बिल जो है दौड़ता था हर दिन जब वो जवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट क्लास दैट मेक्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएट क्लास को पहचाना है जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए। शी फाइंड सोलेस इन म्यूजिक, शी फाइंड सोलेस इन म्यूजिक, सोलेस होता है तसल्ली, सुकून, तो वो क्या होता है, शी फाइंड सोलेस इन म्यूजिक, उसे तसल्ली मिलती है म्यूजिक में। कब, वैन एवर शी फील सैड, जब वो, वैन एवर शी फील सैड, जब भी वो सैड महसूस करती। तो दैट मीन्स यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल, यहाँ पे भी मॉडल का यूज़ करना। इफ़ यू हैव बैड थ्रोट यू डैश डैश स्मोक, अगर आपका गला खराब है तो आपको यू मस्ट नॉट स्मोक, तो यहाँ आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, मस्ट, आपको स्मोक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आपका गला खराब है। तो राइट आंसर सी पार्ट। सॉरी फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स 26, अब 27 जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल मॉडल, तो इसमें भी हमने मॉडल का यूज़ करना है। इफ़ ही वाज इन हरी टू गो, अगर वो ही वाज इन हरी, अगर वो जल्दी में था जाने को। ही डैश डैश हैव सेड टू, तो उसे कहना चाहे था, और टू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ जो एक्शन है कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि और टू का इस्तेमाल कहाँ होता है, एडवाइस के लिए या ओब्लिगेशंस के लिए, या जो इनकम्प्लीट एक्शन हुआ होगा, अनकम्प्लीट जो एक्शन हुआ होता है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, और टू। इफ़ ही वाज इन हरी टू गो, ही और टू हैव सेड टू, से कहना चाहिए था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पार्ट बी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोनियम फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोनियम फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। होमोनियम्स मैंने ऑलरेडी कहा जिनकी सेम साउंड और सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, तो इनमें से एक हमने यूज़ करना है। द फाइनल डैश ऑफ द पीस ट्रीटी वाज सेटिस्फैक्टरी बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी के जिम्मा जो फाइनल ट्रीटी थी, तो जो फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे राइट आंसर है। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द पीस, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ पीस था, जो पीस ट्रीटी थी, दोनों की पार्टी के बीच में काफ़ी सेटिस्फैक्टरी, तो यहाँ पे ड्राफ्ट इस्तेमाल होगा, या राइट आंसर इज ड्राफ्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, तो हमने यहाँ पे सुइटेबल वर्ड्स इस्तेमाल करने और कंप्लीट क्वेश्चन करना। टीचिंग मेथड नीड टू बी मॉडर्नाइज इन कीपिंग विद द करंट ट्रेंड्स एंड नॉट द सेम ओल्ड टेस्ट मेथड। कहता है टीचिंग मेथड्स को ज़रूरत है कि मॉडर्नाइज किया जाए कि करंट ट्रेंड्स को देखते हुए, और एंड नॉट द सेम ओल्ड, और पुराने मेथड्स के बजाय हमें करंट ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना चाहिए मॉडर्नाइजेशन मेथड को लेते हुए। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चॉक एंड टॉक, चॉक का भी इस्तेमाल होना चाहिए और टॉक का भी इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल मॉडल, यहाँ पे भी हमने सुटेबल मॉडल का यूज़ करना है। तो ही रेदर डाई देन टू बी डिस्ग्रेस्ड, यानी कि जो 30 है, ही रेदर डाई देन टू बी डिस्ग्रेस्ड, कहता है वो जो है मर जाएगा, तो मर जाएगा, देन टू बी डिस्ग्रेस्ड, यानी डिस्ग्रेस्ड होने के बजाय वो मर जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है,
तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, वुड का यूज़ होगा। वुड, ही वुड रेदर डाई देन बी डिस्ग्रेस्ड, यानी डिस्ग्रेस होने के बजाय वो क्या होगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसके माने कि, तो वुड का यूज़ होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द 6th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स हु अज्यूम्ड ऑफिस इन नवंबर 2014। तो 6th प्रेसिडेंट मालदीव का कौन थे, ये थे अब्दुल्ला यास्मीन अब्दुल गयूम, यानी पार्ट ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स जो है, द बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी, ये तो बहुत फेमस बुक है, 32 का जो आंसर आप सब जानते होंगे, APJ अब्दुल कलाम की फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट फ्रेंड, as technological application, which scheme at zero duty has been introduced for certain engineering products, electronic products, basic chemical and pharmaceutical by the government of India। कहता है टेक्नोलॉजी की ऑपरेशन के तौर पर कौन सी जो है नीचे दी हुई में से विच स्कीम एट जीरो ड्यूटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, क्योंकि मतलब कि इन चीज़ों के लिए एट जीरो ड्यूटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, कौन सी स्कीम जो है जो जीरो ड्यूटी के तौर पर यूज़ की, यानी जीरो ड्यूटी में नल टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं, जिनमें इंजीनियर प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, बेसिक फेरिकल प्रोडक्ट्स है, यानी इन चीज़ों पे जीरो ड्यूटी पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो कौन सी स्कीम है, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि जो 33 का जो पार्ट है, बी आंसर इज राइट। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जो है ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट जो पार्ट है 34, इंडिया बॉर्न मैक्सिकन प्लांट साइंटिस्ट संजय राजन हु विल बी ऑनर्ड with the World Food Prize for the year 2014 had worked for the improvement of which crop, यानी कि इंडियन बॉर्न मैक्सिको प्लांट साइंटिस्ट जो संजय राजन थे, जिनको 2040 के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाएगा, किस फील्ड में उन्होंने काम किया, हार्ड वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप के लिए उन्होंने काम किया था। तो जिन्हें 2004 में ऑनर किया जाना था, तो ये कौन सी क्रॉप के लिए उन्हें काम किया था, जो इम्प्रूवमेंट कौन सी क्रॉप के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये जो वीट था, तो 34 का जो आपका राइट आंसर है 34 का वीट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी इन सब पार्ट्स की। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है, तो आप सब जानते हैं कोलंबो। नेक्स्ट, which of the following inflation will typically occur when the economy is growing faster than the long run trend rate of growth। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सी इन्फ्लेशन होगा जब इकोनॉमी जो है, जब when the economy is growing faster than the long run trend rate of, जब इकोनॉमी लॉन्ग रन ट्रेंड ग्रोथ से बजाय काफ़ी फास्टर तेज़ी से बढ़ रही होगी, तो ये कौन सा होगा, तो 36 का जो राइट आंसर है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है वो इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है किसकी वजह से, डिमांड के बढ़ने, डिमांड जब एक्सेस होता है किस पे, एग्जिस्टिंग सप्लाई, डिमांड जब है इंक्रीज़ होती है तो इन्फ्लेशन होती है, तो किस वजह से इंक्रीज़ होते हैं, मतलब कि एग्जिस्टिंग सप्लाई पे इंक्रीज़ करती है डिमांड, किस वजह से होती है, जैसे डिमांड हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंचर इंक्रीज़ होता है, या फिर जो RBI है जो टैक्सेस जो इंटरेस्ट को डिक्रीज़ कर देती है, इंटरेस्ट को डाउन कर देती है, या फिर GDP जो है कंट्री का बढ़ता एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, तो तब जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, यानी कि डिमांड एग्जिस्टिंग सप्लाई पे जो है डिमांड ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग सप्लाई, तो यहाँ डिमांड पुल जो है राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो इनमें से कौन सा नाम है इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर, ये तो आप जानते हैं मंगल आयान जो है 2013 में जो है लॉन्च हुआ था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे लॉन्च किया था, तो मंगल आयान यान। नेक्स्ट फ्रेंड जो 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनी कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग स्पेयर ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, ऑफिस फर्नीचर एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर मेन लाइन ऑफ बिजनेस। तो 38 का जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज फॉर इम्पोर्ट, कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स के लिए, जिसमें स्पेयर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है, ऑफिस फर्नीचर है, कंज्यूमर गुड्स हैं, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें है
ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसेंटिव्स होता है जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्टर्स कंपनीज होती है, एक्सपोर्टर जो होती है, उनको प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो है इसको यूज़ करें, मतलब कि जो इम्पोर्ट फ्री इम्पोर्ट करें उन प्रोडक्ट्स को जो वो यूज़ करते हैं, जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये इंसेंटिव कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो राइट आंसर इज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट हैज़ बीन वर्स्टली अफेक्टेड बाय अबोला आउटब्रेक इन 2014 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी जो है कंट्रीज ऑफ विच, किस कॉन्टिनेंट के कंट्री जो है इफेक्ट हुए थे ओबोला इफेक्ट से 2000 पे, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका जो है, वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्रीज जो थी इफेक्ट हुई थी, जो एबोला, ये एपिडेमिक डिजीज जिसने काफ़ी यहाँ पे लॉस किया था, जो यहाँ पे जानी नुकसान काफ़ी हुआ था। तो ये कौन सी है? वेस्टर्न अफ्रीका। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो आप जानते हैं कौन सी है? रायपुर। हु अमंग द फॉलोइंग वन द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट 2014, यानी 41 का जो आंसर है इसमें पूछा गया है कि किसने, हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे दे, किसने जो है फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट 2000 का खिताब किसने जीता? तो ये थे राफेल नेडल, जो, यानी कि इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? 41, सी पार्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स डज सार्क है, कितने, तो सार्क कंट्रीज में कितने मेंबर हैं? 8 हैं। तो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं इसमें? सार्क कंट्रीज में कौन कौन से मेंबर हैं? 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और नेपाल है। और इसकी जो सार्क की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1985 में। 1985 में जो सार्क है इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, which of the following includes the use of tariffs and other trade barriers such as restriction on what goods can be imported or exported and which countries are allowed। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है which of the following includes the use of tariff, यानी कि इसमें कौन सी हम पॉलिसी यूज़ करते हैं एज ए टैरिफ पॉलिसी, जैसे कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे, कौन सी एक्सपोर्ट करें और कौन सी कंट्री से, एंड विच कंट्रीज आर अलाउड, और कौन सी कंट्री को अलाउड किया जाता है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कमर्शियल पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। तो कौन सी पॉलिसी के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? 44 का जो राइट आंसर है कौन सा है? 44 का आंसर डी पार्ट है, यानी कि कौन सी? कमर्शियल पॉलिसी को। नेक्स्ट फ्रेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो 14th फाइनेंस कमीशन कौन थे? तो ये डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। डॉक्टर वाई वी रेड्डी, यानी यागा वेणुगोपाल रेड्डी। क्या मतलब इनका वाई वी रेड्डी का पूरा नाम क्या था? यागा वेणुगोपाल रेड्डी। तो फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन है, 14th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया कि 15th फाइनेंस कमीशन कौन है, यानी 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया के कौन है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएई। यूएई करेंसी क्या है? दिरहम। ये आप, तो इसका राइट आंसर क्या है? दिरहम। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो हिंदुस्तान ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? 1947। कब किया था फ्रेंड्स? 1947 में। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट डू यू रेफर द कंडीशन ऑफ लॉलेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर ब्रॉट अबाउट बाय द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। व्हाट डू यू रेफर द कंडीशन ऑफ लॉलेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर, यानी कि जब किसी भी कंट्री में एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी तो लॉलेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसका एनार्की कहेंगे। हम क्या कहेंगे? एनार्की। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर है क्या है? एनार्की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड
2013 फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन कोचिंग एथलेटिक्स। तो किन में से नीचे जो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 में दिया गया था लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जिनने एथलेटिक्स में कोचिंग की थी? तो ये कौन से थे? 49 के पी थॉमस थे। 49 का क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? के पी थॉमस। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो 50 का आंसर क्या आएगा? बी पार्ट यानी कि वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक मेजर ऑफ डेरिवेटिव दैट रिलेट्स टू द स्पेसिफिक फंक्शन इकोनॉमिक्स। कहता है यहाँ पे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक मेजर ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का स्पेसिफिक मेजर कौन सा है दैट रिलेट्स टू द स्पेसिफिक फंक्शन, जो इकोनॉमी में स्पेसिफिक फंक्शन रिलेट करता है। तो ये जो भी हम यानी कि ये इसका राइट आंसर डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है यानी कि ये भी एक सब फील्ड है कैलकुलस का, जिसमें हम ये बताते हैं कि जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि जो रेट ऑफ जो मतलब कि क्वांटिटी चेंज होती है, किस रेट पे क्वांटिटी चेंज होती है। तो यानी कि जो रिलेट करता है, किसके रिलेट करता है ये? तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है किस रेट पे जो है क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो ये किस पर बात में हम किस में जो कहते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस इज राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक मेजर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव का स्पेसिफिक मेजर कौन सा है जो इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिक फंक्शन रिलेट करता है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स, विच इज द मैन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन दैट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। तो कौन सा ऑर्गन है जो सभी मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव देता है? तो ये जनरल असेंबली है फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है जो सभी रिप्रेजेंटेटिव को इक्वल जो सभी मेंबर स्टेट मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिलती है जहाँ वहाँ पे, तो जनरल असेंबली है। नेक्स्ट, ICT20 वर्ल्ड कप 2014 फाइनल वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज। तो 2014 का जो किस कंट्री के बीच में खेला गया था? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो 53 का जो राइट आंसर क्या है? 53 का राइट आंसर सी पार्ट है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड्स टेम्पोररी वोलेटाइल फैक्टर्स सच एज एनर्जी एंड फूड प्राइस। तो कौन सा है कौन सा है जो इन्फ्लेशन रेट जो एक्सक्लूड करता है जब हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को, एनर्जी और फूड प्राइसेस को एक्सक्लूड करता है। तो ये कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन जो है 2000 और 2001 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो ये क्या कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन रेट्स को तो इसमें जो है एनर्जी और फूड प्राइस को एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये 2000 और 2001 जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो ये कौन सा? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें और सर्विसेज जो है एक्सक्लूड की जाती है, जैसे एनर्जी और फूड प्राइसेस। तो ये कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज 2014 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड, यानी कि किस कंट्री में 2014 फीफा वर्ल्ड कप जो है हेल्ड किया गया था? तो ये 55 का जो है सी ब्राज़ील में कंडक्ट जो है ब्राज़ील में हुआ था, हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड, विच गवर्नर जनरल यूज द डेक्ट्रॉन लैब्स एज मीन ऑफ एक्सटेंडिंग द एम्पायर इंडिया। तो कौन से गवर्नर थे जिन्होंने डेक्ट्रॉन ऑफ लैब्स को यूज़ किया था अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने, इंडिया में अपने सल्तनत को एक्सटेंड करने के लिए? तो कौन से थे? 56 का राइट आंसर इज लॉर्ड डुलेसी। तो लॉर्ड डुलेसी इसके में थे जिन्होंने डेक्ट्रॉन लैब पॉलिसी को यूज़ किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, firm providing service for other cooperation are erected to a core when critical threshold economic activities reach. This definition refer to which of the following? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्म प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर अदर्स, कि वो फर्म है जो दूसरे कॉर्पोरेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हेन क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीच, जब क्रिटिकल थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीच होती है तो दिस डेफिनेशन रेफर टू विच ऑफ, कौन सी डेफिनेशन रेफर करती है? तो ये इनकलरी इंडस्ट्रीज है। 57 का क्या आएगा? इनक्रीज। फ्रेंड्स एक बात में, जैसे थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो जब किसी भी जो थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये स्टेज होती हैं जिससे हम 3 स्टेज हैं थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हम बताएंगे ये 3 स्टेज होती हैं। जैसे जो फर्स्ट स्टेज है कि किसी की भी फील्ड में हम या किसी भी कहीं भी हम किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड एक्टिविटी भी होती है। पहली होती है GEP, यानी कि जनरल इकोनॉमिक
जो पोजीशन होती है, इसमें जो है पहली स्टेज, इसमें पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की होती है लेकिन ये डैमेज लेवल नहीं करते। दूसरी जो होती है, दूसरी यही होती है थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक लेवल। तो थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दूसरी स्टेज होती है। यहाँ पे जो है फेवरेबल कंडीशन इंसेक्ट्स को मिलती है लेकिन यहाँ पे भी डैमेज नहीं, क्रॉप्स को नहीं करते। और थ्रेशोल्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जो हम कंट्रोलिंग मेजर अडॉप्ट करने चाहिए ताकि फर्दर जो है डैमेज जो है इकोनॉमी जो क्रॉप्स जो न हो। तो यहाँ पे तीसरी, यानी कि दो स्टेजें हैं, दो लेवल ऑफ स्टेज हैं जहाँ तीसरी जो स्टेज है कौन सी है, वो है हमारे पास इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ये जब ये सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, यानी सेकंड स्टेज में जो इंसेक्ट पहुंचते हैं, यानी कि इसको सेकंड स्टेज को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ऊपर की तरफ जब नेक्स्ट स्टेज में जाती है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे जाती है। जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे जो इंसेक्ट पहुंचते हैं तो क्रॉप को लॉस होता है। तो यानी कि यहाँ जो सेकंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसे पूछा जाता है, कौन सी स्टेज पे, कौन सी एक्टिविटी पे हमें जो है मेजर कंट्रोल करने चाहिए इंसेक्ट्स को कंट्रोल, ताकि इंजरी लेवल पे। तो ये है जो हमारी थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है इंसुलिन इंडस्ट्रीज। इंसुलिन इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती हैं फ्रेंड्स? इंसुलिन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस करती है, यानी ये पार्ट्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिसे बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्री जो है यूज़ करती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है, द चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ स्टेट, यानी कि चंडाका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी स्टेट में जो है ये है। तो 58 का आंसर जो है उड़ीसा। तो यहाँ पे चंडाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑन 10th of July 2014। तो यूनियन बजट 2010 यानी कि 2014 का किसने प्रेजेंट किया था? तो फ्रेंड्स ये अरुण जेटली थे। अरुण जेटली ने 2014 का जो है बजट जुलाई में प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, which of the following is about actual behavior and the only reliable expression of the real world data। तो फ्रेंड्स इसमें जो एक्चुअल बिहेवियर, रिलेबल एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वल और वर्ल्ड डेटा होता है वो किस में हम स्टडी करते हैं? इंपीरियल इकोनॉमिक्स में। यानी कि एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स का रिलेबल, ऑब्जर्वेबल या रियल वर्ल्ड डेटा होता है किस में स्टडी करते हैं? इंपीरियल इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बात कहूँगा, ये वीडियो जो है आप ज़्यादा फॉरवर्ड करें हर एक फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स वगैरह में जो भी हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना ही एक बहुत बड़ी बात है और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जो हेल्प करते हैं एक दूसरे को वही एक मकाम पे और एक सक्सेस पहुँचते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने लिए करता है लेकिन दूसरे के लिए भी करिए। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल स्टडी SHB ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो सेकंड वीडियो हम जो सेकंड वीडियो होगी उसमें सेकंड पार्ट, जो यहाँ तक आज हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट पार्ट में अपकमिंग 60 सॉल्व होंगे, 60 पार्ट होंगे, तो सेकंड वीडियो में होगी। और जो थर्ड वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF लिंक करूँगा और वहाँ सभी सॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो PDF जो होगी थर्ड वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए स्टडी SHB ऑफिशियल में। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।